सीताराम दोस्तों, सीताराम। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमी का, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। चलिए देखते हैं, पूरा पॉइंट्स के रूप में ही है। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक को पारिश्रमिक क्यों कहा जाता है? उत्पादन के 4 कारण हैं: श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, लगे हुए लोग। श्रम क्या है? मेहनत जिसे बोलते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य, शारीरिक हो या मानसिक कार्य हो, जो धन उपार्जन के लिए किया जाए, धन उत्पन्न करने के किया जाए या धन प्राप्त करने के लिए किया जाए, वो श्रम कहलाता है। भूमि क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी प्राकृतिक साधनों को, ये अर्थशास्त्र की बात चल रही दोस्तों, उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी प्राकृतिक साधनों को भूमि कहते हैं। पूंजी क्या है? उत्पादन में प्रयोग होने वाले मनुष्य उत्पादित साधनों को पूंजी में शामिल किया जाता, जो अपने धन लगाए। उद्यमी क्या है? ऐसे लोग जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं और उद्यम के साथ बड़े जोखिमों का भी वहन करते हुए उद्यमी कहलाते हैं। श्रम के पारिश्रमिक को, मेहनत करने के बाद जो धन मिले, वो वेतन कहलाता है। और भूमि के पारिश्रमिक को किराया लगान कहते हैं और पूंजी के पारिश्रमिक को ब्याज कहते हैं और उद्यमी के पारिश्रमिक को लाभ कहते हैं। समझ में आ गया? इतने प्यार से सब चीज़ें बताई गई हैं। किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है? व्याख्या कीजिए, क्यों होता है? एक अर्थव्यवस्था है, उसमें समस्त जितना भी व्यय किया गया है उसकी अदायगी के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट वाला जो आपका एक्सपेंडिचर है, कारक और अदायगी की जो है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 2 बाजार होते हैं। कितने बाजार होते हैं? मुख्य रूप से 2 बाजार होते हैं, एक उत्पादन बाजार और एक कारक बाजार। परिवार फर्मों के कारक साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी आदि की पूर्ति करते हैं, जिनके बदले में फर्म इन्हें लगान, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में कारक भुगतान करती है। परिवारों को जो आय प्राप्त होती है उससे वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए फर्मों से अंतिम वस्तुएं और सेवाएं खरीदते, परचेस करते हैं। और इसी प्रकार जो उत्पादकों का व्यय है वो लोगों की आय और लोगों के व्यय उत्पादकों की आय बन जाता है। एक अर्थव्यवस्था में 2 बाजारों में चक्रीय प्रभाव को निम्नलिखित चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। देखिए, एरो दिखेगा यहाँ। गृहस्थ परिवार का क्षेत्रक क्या आ गया? उत्पादक क्षेत्रक फर्म आ गया। और फिर यही वस्तु और सेवाएं कहाँ चली गई? गृहस्थ परिवार में। और फिर देखिए, जो क्षेत्रक वाला कहानी गृहस्थ परिवार का, ये वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान यहाँ से हुआ तो उत्पादक में आ गया, और फिर कारक सेवाओं का भुगतान इस पर, तो दोनों ही दूसरे को पर आश्रित है। स्टॉक और प्रवाह में भेद बताइए, अंतर बताइए। निवल निवेश पूंजी में कौन स्टॉक है, कौन प्रवाह है? भोज में पानी के प्रवाह से निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। स्टॉक और जो प्रवाह है दोनों चर मात्रा के अंतर का आधार से, चर मात्रा एक को समय बिंदु के संदर्भ में मापते हैं
तो दूसरे को समयावधि में मापते हैं। जो प्रवाह चल रहा है ये एक ऐसी मात्रा है इसमें समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता। किस अवधि में मापा जाता है? समय अवधि में। जैसे घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि के आधार पर मापते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है जो किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ जो व सेवाओं के शुद्ध प्रवाह के मौद्रिक मूल्यों को मापता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। अन्य शब्दों में क्या कहा जाए? राष्ट्रीय आय क्या है? अर्थव्यवस्था की एक वर्ष के समयावधि में होने वाली सभी प्राप्तियों को दर्शाता है। कितना एक साल में प्राप्त किया हुआ वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। और प्रवाह चरों के साथ जब तक समय अवधि न लगी हो तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। समझ गए दोस्तों? प्रवाह चक्र समय अवधि में होता है। यदि किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये है प्रति वर्ष तो बहुत निर्धन है। और यदि प्रति माह है तो गरीब रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। प्रति सप्ताह है तो मध्यम वर्ग में है। प्रतिदिन है तो अमीर है। और यदि प्रति घंटा है तो बहुत अमीर है। तब प्रवाह चरों का अर्थ समयावधि के बिना नहीं निकाल सकते। समझ गए दोस्तों? स्टॉक क्या है? स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। हाँ, एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। इस समय किसी बिंदु 4 बजे सोमवार 1 जनवरी 2014 को आदि के आधार पर ज्ञात की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप, राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक है जो देश के अधिकार में किसी निश्चित तिथि को मशीनों, इमारतों, औजारों, कच्चा माल आदि के स्टॉक के रूप में कार्य करती है। स्टॉक का संबंध एक निश्चित तिथि से किसी व्यक्ति का बैंक का शेष 2000 रुपये तो बताना जरूरी कब किस बिंदु पर। उचित अर्थ के लिए हम कहें कि 1 जुलाई को 2014 को श्रीमान ने 2000 रुपये उनका शेष था। और निवेश एक प्रवाह है और पूंजी स्टॉक है। निवल निवेश का संबंध एक समय काल से है। समझ गया? जबकि पूंजी एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति की संपत्ति का भंडार बनाती है। पूंजी एक हौज के समान है, जबकि निवल निवेश उस हौज में पानी के प्रवाह के समान है। हौज में पानी का स्तर एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, अतः यह एक स्टॉक है, जबकि बहते हुए पानी का संबंध समय काल से। नियोजित और अनियोजित माल सूची में क्या अंतर है? जो नियोजित माल सूची संचय है वह पहले से योजना बनाई जाती है कि नियोजित है, हमेशा धनात्मक होती है। अनियोजित बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट आ जाए, फर्म के पास वस्तुओं का अविकृत स्टॉक होगा, इसके बारे में आशा नहीं कर पाता था। ये अनियोजित माल सूची संज्ञा दी जाती है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक से अधिक है तो भाई धनात्मक हो जाएगा, कम है तो ऋणात्मक हो जाएगा। मूल वर्धित क्या है? उत्पादन का मूल माइनस मध्यवर्ती उपभोग। याद रखिए, और उत्पादन का मूल क्या है? बिक्री प्लस माल सूची संचय। और मूल वर्धित क्या है? बिक्री प्लस माल सूची संचय माइनस मध्यवर्ती उपभोग। 3 विधियों से किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करके 3 निष्पत्तियां लिखें। संक्षेप में बताइए कि प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का कौन सा मूल आना चाहिए। उत्पादन विधि क्या है? उत्पादन का मूल मतलब बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन उत्पादन विधि में आएगा। घाटा हो सकता है माइनस मध्यवर्ती उपभोग भी है, बराबर भी होता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, घाटा भी होता है और मूल हासिल होता है। आगे देखिए, आय विधि क्या है? कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक वेतन मिलता है जमा प्लस
प्रचालन अधिशेष होता है, प्लस होता है। सेवानिवृत्ति की मिश्रित आय बराबर होती है, कारक आय पर निवेश होता है। व्यय विधि निजी अंतिम उपभोग जमा। ये देखिए, आय से उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो व्यय होगा, जब व्यय होगा तो फिर आय आएगी। समझ गए? ये चक्र बना रहता है, आय व्यय उत्पादन। थोड़ा ये फिगर के रूप में है, मुझे लगता नहीं कि जो थोड़ा बताना इम्पोर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पादन और स्फीति का मूल, सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति जीडीपी डिफ्लेक्ट का मान 100% से कम है तब कीमत पर आधार वर्ष की तुलना में गिरावट जाएगी। क्या आ जाएगी? मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद पान बटे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद इंटू 100। किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पादों की कुछ सीमाएं बताइए। सकल घरेलू उत्पाद का वितरण क्या है? संभव है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ रहा हो और उसके साथ साथ आय की असमानताएं भी बढ़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में अमीर और अधिक अमीर हो जाता है और निर्धन और अधिक निर्धन हो जाएगा और निर्धनों का कल्याण नहीं होगा। ये दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गैर मौद्रिक विनिमय, अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता, हमेशा पैसे में नहीं होता। जैसे महिलाएं अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं, लेकिन उनको कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन बहुत सी सेवाएं का एक दूसरे के बदले में प्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, क्योंकि मुद्रा का यहाँ प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वस्तु विनिमय को आर्थिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं माना जाता। आर्थिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं माना जाता है। इससे क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद तो क्या हो जाएगा? अल्प मूल्यांकन होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मानक तरीके से करने पर देश के कल्याण की सही तस्वीर इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण से तात्पर्य है कि किसी देश या व्यक्ति के लाभ या हानि से जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है या जिसे भुगतान नहीं किया जाए। जैसे कि एक फैक्ट्री प्रदूषण करती है तो समाज को हानि होती है और समाज को इस हानि के प्रतिफल में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। बिल्कुल बात सही है। जैसे जल प्रदूषण मछुआरों को हानि पहुँचाता है, परंतु इस हानि की क्षतिपूर्ति नहीं होती है, बात सही है। लेकिन इससे सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के कल्याण का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक आम का बाग लगाए और इससे शुद्ध वायु का लाभ उस स्थान के पूरे समाज को मिलता है, परंतु इस लाभ के लिए कोई आम के बाग के मालिक को भुगतान नहीं करता। अतः ऋणात्मक बाध्यताएँ तो धनात्मक बाध्यताएँ सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था के कल्याण का सूचक नहीं रहने देती। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आई होंगी। चैप्टर को बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया मैंने आपको। आने वाले चैप्टर और अच्छे से बताऊँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।